हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम पढ़ रहे थे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना। तो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन की संरचना पढ़ रहे थे। ये क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी बातों को आपको बताई जा चुकी है। अब हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, कि द्विविमीय जो है षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहला चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए यानी द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन की जो संरचना हम प्राप्त करते हैं, उसमें संरचना प्राप्त करने की जो पहली विधि होती है, ये होती है चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, आप लोगों को बताया गया है कि जो आप लोग देखे थे कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का जब निर्माण मैंने बताया था, तो वहाँ मैंने बताया था कि पहली परत पर उपस्थित सभी त्रिकोणीय रिक्तियां दूसरी परत को आच्छादित नहीं करती हैं। दूसरी परत का एक गोला दूसरी परत के त्रिकोणीय रिक्ति पर उपस्थित होता है, इसे ही चतुष्फलकीय कहा जाता है। बात समझ में? तो वो चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है उसको आच्छादित करते हुए भी हम निविड़ संकुलन संरचना का निर्माण कर सकते हैं। चलिए देखिए कि हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए कैसे करते हैं। देखिए, इस व्यवस्था में तीसरी परत को दूसरी परत पर इस प्रकार रखते हैं कि वो चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होती हैं उन्हें आच्छादित कर लें, और इस प्रकार की क्रिस्टल में दो परतें बनती हैं। बात समझ में? देखिए, चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए कैसे बनाया जाता है। इनमें जो पहली परत होती है, सबसे पहली वाली परत, ये द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की एक परत होगी। अब इसकी सहायता से हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना का पहले निर्माण कर लेते हैं। तो निर्माण करने के लिए हमारे जो दूसरे गोले हैं, उन गोलों को इस प्रकार रखा जाएगा कि ये जो पहली परत के गोले की रिक्तियां हैं उन्हें कवर करें, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऐसे तो ये बन जाती हैं इस प्रकार से द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन की संरचना। अब हम तीसरी परत को इस प्रकार से यहाँ रखते हैं कि जो दूसरी वाली परत हो, दूसरी परत की जितनी भी चतुष्फलकीय आच्छादित
जो तीसरी देखिए पहली परत हो गई, इसके ऊपर दूसरी परत हो गई। अब हम तीसरी परत को इस प्रकार से रखते हैं कि वो चतुष्फलकीय रिक्तियों को कवर कर ले। चतुष्फलकीय रिक्तियां जैसे कि यहाँ ये बनी, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे। बात समझ में? तो यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण कर लेते हैं। कैसे करते हैं? आप लोगों को बताया गया है कि सबसे पहले हम अपना एक द्विविमीय के द्वारा षटकोणीय निविड़ संकुलन का निर्माण कर लेते हैं, एक परत बना लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि जो रिक्तियां हो, ये रिक्तियों को दूसरी परत आच्छादित कर ले, कवर कर ले। तो इस प्रकार से हमारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन का संरचना जो होता है प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद उसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, जब हम तीसरी परत को रखते हैं तो तीसरी परत को रखने से चतुष्फलकीय रिक्तियां कवर होनी चाहिए। बात समझ में? जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, ये चतुष्फलकीय रिक्तियों को निश्चित तौर पे कवर होना चाहिए। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए हम लोग भी त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि इसमें हम करते क्या है, इस व्यवस्था में हम तीसरी परत के ऊपर तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, ये चतुष्फलकीय रिक्तियों को हमारी तीसरी परत कवर कर ले। बस समझ में? तो इस प्रकार से जब हमारी संरचना बनती है तो वो संरचना त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना होती है। जरा देखिए इसमें स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होता है। इस प्रकार की संरचना होती है। बस समझे? जब हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना प्राप्त करते हैं, तब हमें जो संरचना प्राप्त होती है वो इस रूप में मिलती है। बात समझ में? अगला प्रकार देखते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए, देखिए अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए हम कैसे त्रिविमीय संरचना प्राप्त करते हैं। देखिए इस व्यवस्था में तीसरी परत को दूसरी परत पर इस प्रकार रखते हैं कि वो अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करती है। तीसरी परत की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि दूसरी व तीसरी परत के भिन्न व्यवस्थाओं में हो, अर्थात तीसरी परत के गोले दूसरी परत के साथ संरेखित ना हो। तो अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना कैसे प्राप्त की जाती है, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए जरा कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों को लेकर के एक त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना का निर्माण कर देंगे। तो वहां पे जो हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियों को हम तीसरी परत के द्वारा दूसरी परत को इस प्रकार से रखते हैं, जैसे दो परतों को लेकर के हमने त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना का निर्माण कर दिया। अब जब हम इसके ऊपर तीसरी परत रखते हैं दूसरी परत के ऊपर, तो इस प्रकार रखते हैं कि जो हमारे तीसरी परत के गोले हो, ये दूसरी परत के अष्टफलकीय रिक्तियों को कवर कर लें। आप समझे? और इस परिस्थिति में जो हमारी संरचना बनती है त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना बनती है। जरा देखिए इसमें हमको स्ट्रक्चर कैसे मिलता है।
जब हम अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना बनाते हैं तो उसमें हमको ऐसी आकृति मिलती है। बात समझ में? ठीक है। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि ये होती है कि हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए 3D को प्राप्त कर लें, त्रिविमीय निविड़ संकुलन को प्राप्त कर लें। दूसरा होता है अष्टफलकियों को आच्छादित करते हुए। तो अष्टफलकीय को आच्छादित करते हुए हम कैसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना को प्राप्त करते हैं, जरा एक बार फिर से सुनिए। देखिए, हम करते क्या है कि जो हमारी तीसरी परत होती है इसे दूसरी परत पर इस प्रकार रखते हैं कि जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, इन अष्टफलकीय रिक्तियों को हमारा तीसरे परत का गोला कवर कर ले, और इस परिस्थिति में बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन का होता है, जो इस रूप में मिलता है। बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए, हमारा अगला टॉपिक है अंतः केंद्रित घनीय संकुलन। अंतः केंद्रित घनीय संकुलन। चलिए देखिए, अंतः केंद्रित घनीय संकुलन होता क्या है? अंतः केंद्रित, अंतःकाय के विषय में आप लोगों को पीछे पढ़ाया जा चुका है स्टार्टिंग में ही। अभी हम देख रहे हैं कि अंतःकाय केंद्रित घनीय संकुलन होते क्या है। देखिए, अंतःकाय केंद्रित घनीय संकुलन का निर्माण करने के लिए हम पहले गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। जो पहले परत का जब हम निर्माण करते हैं तो इसके सारे गोले एक दूसरे को टच नहीं करते, ऐसे रहते हैं, कुछ दूरी पर उपस्थित रहते हैं। इस व्यवस्था में जितने भी रचक कण होते हैं, जितने भी हमारे गोले होते हैं, वो गोले इस प्रकार से होते हैं। बात समझ में? और इन गोलों के ऊपर जब हम अपनी दूसरी परत रखते हैं तो दूसरी परत, ये जो गोले जो रिक्त स्थान रहते हैं, इन्हीं रिक्त स्थानों में वो समाहित रहते हैं। बात समझ में? तो इस प्रकार से अंतः केंद्रित घनीय संकुलन में कोई भी पहली परत का जो गोला होता है ये अपने सभी गोलों को स्पर्श नहीं करता। इस व्यवस्था में पहली परत के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते और दूसरी परत के जो गोले होते हैं ये पहली परत के सभी रिक्त स्थानों में समावेश और तीसरी परत के ऊपर पहली परत के गोले की ऊपर रखते हैं। जैसे इसके ऊपर जब हमें तीसरी परत के ऊपर रखना होगा तो जो ये दूसरी परत हो गई, ये छोटे गोले जो आप देख रहे हैं ये हमारी पहली परत, और ये इसके ऊपर ऐसे टच करते हुए रखे रहते हैं। ठीक से थोड़ा सा फिगर दिखाएं आपको। देखिए, अंतः केंद्रित घनीय संकुलन में पहली परत के सभी गोले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, कुछ दूरी पर ऐसे। ठीक, इसके बाद पहली परत का पूरा गोला हो जाए पहले, ये हो गए। अब ये पहली परत हो गई अंतः केंद्रित घनीय संकुलन की। अब इसके ऊपर हम दूसरे गोले को इस प्रकार ऐसे रखते हैं, ऐसे इन्हीं के ऊपर वो टिके रहते हैं। ये जो रिक्त स्थान है, दूसरी परत के गोले इन्हीं रिक्त स्थानों पर वो ऐसे टिके रहते हैं। अब इसके बाद जब हम तीसरी परत को रखते हैं तो तीसरी परत के सारे गोले पहली परत के एकदम ठीक सामने आमने होते हैं। बात समझ में? और इसके ऊपर जब हम परतों को रखते हैं तो वो दूसरी परत के एग्जैक्टली एकदम उसी के समरूप होते हैं। बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारे अंतः केंद्रित घनीय संकुलन का निर्माण होता है। अंतः केंद्रित घनीय संकुलन का निर्माण कैसे होता है? इस व्यवस्था का निर्माण करने के लिए, इस संकुलन का निर्माण करने के लिए हम पहली परतों को पहली परत के सभी गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि वो एक दूसरे को स्पर्श ना करें। इसके बाद पहले गोलों के द्वारा बनाए गए परतों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, इन रिक्त स्थानों को कवर करते हुए हम दूसरी परतों के गोलों को रखते हैं। और तीसरी गोले के परतों को जब हम रखते हैं तो ये तीसरी परत पहले गोले के एग्जैक्टली समरूप होती है। बात समझ में? तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।